हेलो एवरीवन। मॉडल्स के लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर को कर लिया है कंप्लीट और टेंस को भी कर लिया है कंप्लीट। अगर आपने इन दोनों के लेक्चर नहीं देखे, ये दोनों टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप इसे जरूर से पढ़ के आए। इनका पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ग्रामर के जिस तरह से हमने कॉन्सेप्ट यूज करे हैं टेंस में, इसी तरह से टेंस के कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे अपने इस मॉडल्स टॉपिक में। ठीक है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर और टेंस, इन दोनों टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट हैं इनका यूज करेंगे हम मॉडल्स में। ठीक है। अगर हम चाहते हैं तो मॉडल्स को भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या है, ये टॉपिक आपका लंबा हो जाएगा कि मैं आपको टेंस के पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, बेसिक्स ऑफ ग्रामर के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मॉडल्स पढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, एक ही चीज को हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में चीजों को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, और टेंस पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पे आपको मॉडल्स पढ़ना है। ठीक है। ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए टॉपिक्स को पढ़ने की, ग्रामर के। तो ठीक है, आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या होता है हमारा मॉडल्स और ये किस लिए यूज किया जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे कितने टाइप के हमारे मॉडल होते हैं, और मॉडल हमारे तीन टाइप के होते हैं। पहला पार्शियल मॉडल, दूसरा प्योर मॉडल, और तीसरा हमारा क्वासी मॉडल्स हो जाते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट का हमारा टॉपिक हो जाएगा कंडीशनल्स। ये हमारा टॉपिक जो है ना, ये पूरा मॉडल टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारी हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन। तो लिखते हैं सबसे पहले मॉडल्स क्या होते हैं। ठीक है। मॉडल्स की डेफिनेशन लिखते हैं। मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब दैट शोज इमोशन, इंटेंशन एंड फीलिंग ऑफ अ स्पीकर। ठीक है। अब इसको समझते हैं। मॉडल हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल हमारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो शो करते हैं इमोशन को, इंटेंशन को और फीलिंग को। जिसको किसको शो करते हैं, इमोशन को, इंटेंशन को और फीलिंग को। फिर से समझते हैं। मॉडल जो हमारे होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो हमारे स्पीकर जो होता है, जो सेंटेंस को बोलता है, वो उसके इमोशन को शो करता है, इंटेंशन को शो करता है और फीलिंग को शो करता है। अब हम देखेंगे किस तरह से एक स्पीकर, किस तरह से हमारा मॉडल जो है यूज करता है एक स्पीकर अपने इमोशन, इंटेंशन और फीलिंग को शो करने के लिए। एग्जांपल लिखते हैं। मैं यहाँ पे पहले दो तीन सेंटेंस लिखता हूँ। सी कैन सिंग। ठीक है। दूसरा मैं लिखता है यहाँ पे, सी शुड सिंग। तीसरा, सी में सिंग। और चौथा, सी कुड सिंग। अब हम इन चारों एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझेंगे कि किस तरह से मॉडल का यूज करता है हमारा स्पीकर अपने फीलिंग और इंटेंशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे डालते हैं, कैन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, सी कैन सिंग, वह गा सकती है। आपने हिंदी मीनिंग क्या निकाली कि वह गा सकती है। यहाँ पे जो हमारा स्पीकर है, जो हमारा सेंटेंस को बोलने वाला है, उसकी क्या इंटेंशन को शो कर रहा है कि वह उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। उसकी इंटेंशन क्या है, वो कि वो उसकी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि वो गा सकती है, सी कैन सिंग। यहाँ पे हमारा स्पीकर का इंटेंशन ये है कि वो जो सी है ना, उसकी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो गा सकती है। ऐसे ही हम आ जाते हैं सेकंड वाले पे, सी शुड सिंग। यहाँ पे इंटेंशन का देखो, हिंदी में नहीं निकालो पहले। सी शुड सिंग, उसे गाना चाहिए। सी शुड सिंग, उसे गाना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है उसका इंटेंशन जो है वो एडवाइस का है, कि वो एडवाइस कर रहा है कि उसे गाना चाहिए। ठीक है। अगले में आ जाते हैं, सी में सिंग। सी में सिंग मतलब वो गा सकती है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है उसकी क्या इमोशंस है, उसके क्या इंटेंशन है, उसकी क्या फीलिंग है, कि वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि वो गा सकती है, वो गाएगी भी या नहीं गाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फीलिंग क्या है, हमारा इमोशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है, तो वो है पॉसिबिलिटी का।
कि वो गा सकती है या नहीं भी गा सकती, ठीक है। हमें नहीं पता वो गाएगी कि नहीं गाएगी, हम पॉसिबिलिटी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर रहे हैं। यहाँ पे सी कुड सिंग, वो गा सकती थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्पीकर है, उसका इमोशन यह है कि वो पास्ट में गा सकती थी, यानी उसकी पास्ट एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कैन आपका एक मॉडल हो गया, शुड दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल में हो गया, चौथा मॉडल आपका कुड हो गया। ऐसे ही करके हमारे और भी मॉडल्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट यूज होते हैं। हमें क्या करना है, हम एक मॉडल लिखेंगे और उसके सारे यूज पढ़ लेंगे, दूसरा मॉडल लिखेंगे उसके सारे यूज पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले पहला मॉडल लिखेंगे उसके सारे यूज पढ़ लेंगे, दूसरा मॉडल लिखेंगे उसके सारे यूज पढ़ लेंगे, ऐसे तीसरा मॉडल लिखेंगे उसके सारे यूज पढ़ लेंगे कि वो कहाँ कहाँ पर हमारे सेंटेंस में यूज होता है और किस तरह से हमारे एग्जाम में एरर आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ, पहले ना टाइप्स ऑफ मॉडल स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये मॉडल आया कहाँ से, मॉडल आया कहाँ से। तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं छोटा सा वर्ब का। वर्ब हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी मेन वर्ब और दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये बात हमने कब पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा है कि हमारे वर्ब दो तरह के होते हैं। पहला हमारा मेन वर्ब होता है, दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब, ऐसे लिख देते हैं, और दूसरा हो जाता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। पहला हो जाता है हमारा बेसिक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाता है हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब। फिर से इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, पहला होता है हमारा मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है बेसिक हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन कौन सी होती है, बी, डू, हैव। इन तीनों वर्ब के बारे में हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ा है, और जितना पढ़ा है ना वो हमारे ग्रामर जो टॉपिक है हमारे एरर डिटेक्शन के लिए सफिशिएंट है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने जितना भी इन तीन वर्ब के बारे में पढ़ा है, बी टू हैव के बारे में, वो क्या है, सफिशिएंट है। मेन वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं तो मेन वर्ब के बारे में तो हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में भी पढ़े हैं, टेंस में भी पढ़े हैं, मॉडल में भी पढ़ेंगे, और एक वर्ब टॉपिक आता है उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं, ये आपके साथ साथ चलता रहता है, क्योंकि वर्ब के बिना तो सेंटेंस ही नहीं है, और हम जब से क्या कर रहे हैं, सेंटेंस ही तो स्टडी कर रहे हैं। आगे समझ में। अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब को इसमें पढ़ेंगे हम, मॉडल्स टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे समझ में। वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, एक मेन वर्ब दूसरा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम इस मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मॉडल्स इवॉल्व कहाँ से हुआ है, मॉडल्स हमारा इवॉल्व कहाँ से हुआ है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल। एक चीज और पढ़ लेते हैं, बार बार हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। एक चीज और पढ़ लेते हैं नोट पर डाल के। हमने अभी क्या पढ़ा, मॉडल हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मॉडल क्या होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब होता है। और हमने क्या पढ़ा है, जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो अपने बाद में क्या लेता है, मेन वर्ब लेता ही लेता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो अपने बाद में मेन वर्ब लेता ही लेता है। तो चलो चेक करते हैं पीछे थोड़े सेंटेंसेस को। यहाँ पे हम देखेंगे सी कैन सिंग, सी कैन सिंग। कैन हमारा क्या हो गया, मॉडल हो गया, और मॉडल के बाद देखेंगे सिंग सेंग सन, आपका क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है। ऐसे यहाँ पे शुड आपका मॉडल हो गया, और मॉडल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में क्या लिया है, यहाँ पे एक वर्ब लिया है जो है हमारा मेन वर्ब। ऐसे ही में हमारा मॉडल हो गया, और मॉडल अपने बाद में एक वर्ब लिया है जो कि हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। कुड हमारा मॉडल हो गया जिसने अपने बाद में क्या लिया है, एक मेन वर्ब लिया है। आगे समझ में। तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि मॉडल जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में मेन वर्ब लेते ही लेते हैं, ठीक है, 100% लेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मॉडल्स। टाइप्स ऑफ मॉडल्स में पहला है हमारा
पार्शियल मॉडल। क्या हो जाएगा? पार्शियल मॉडल, जिसको हम कह सकते हैं सेमी मॉडल्स। क्या कह सकते हैं? सेमी मॉडल्स। यहाँ पे और लिख देते हैं, पार्शियल मॉडल भी कह सकते हैं और सेमी मॉडल भी कह सकते हैं। अब हमारे कौन कौन से होते हैं पार्शियल मॉडल या फिर सेमी मॉडल? एक हो गया हमारा फ्रेज यूज्ड टू, दूसरा हो गया हमारा नीड, और तीसरा हो गया हमारा डेयर। यूज्ड टू हमारा क्या है? एक फ्रेज है, क्योंकि ये सिंगल वर्ड पे नहीं है। यूज्ड टू क्या है? एक फ्रेज। और नीड हमारा एक वर्ड है, डेयर हमारा एक वर्ड है। पार्शियल मॉडल का और सेमी मॉडल का मतलब ये होता है, ये जो आपका फ्रेज है ना, दूसरा पेन ले लेते हैं। ये जो आपका फ्रेज है, ये फ्रेज आपका मॉडल की तरह तो काम करेगा। जैसे मान के चलो, ये यूज टू हमारा फ्रेज है, इसका ये कंप्लीट काम है, ठीक है। इसमें से सेमी मॉडल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि आधा तो मॉडल की तरह काम करेगा और आधा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा। आधा मॉडल की तरह काम करेगा, आधा दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करेगा। यहाँ पे फिर से सेम हो जाएगा नीड के बारे में और डेयर के बारे में। नीड का अगर इतना काम है ना, तो आधा काम तो मॉडल का करेगा और आधा काम हमारे दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच का करेगा। जैसे यूज्ड टू जो हमारा फ्रेज है, ये आधा मॉडल की तरह काम करेगा और मॉडल की तरह काम करेगा, और दूसरा हमारा एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। नीड हमारा मॉडल की तरह तो काम करेगा, ठीक है, जब तो सेमी मॉडल कहलाया है। नीड हमारा मॉडल की तरह तो काम करेगा, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह भी काम करेगा। नीड और डेयर जो है, एक हिसाब से आप कह सकते हो सेम है कॉन्सेप्ट वाइज। डेयर भी हमारा मॉडल की तरह तो काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करेगा, ठीक है। आगे समझ में, तो क्यों इनको सेमी मॉडल या पार्शियल मॉडल कहा गया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारे सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल पे पढ़ते हैं, जो कि होते हैं हमारे प्योर मॉडल्स। प्योर मॉडल्स का मतलब वो होता है, वो वर्ड जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल की तरह यूज होते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। ये कभी भी मेन वर्ब नहीं बनते, ये कभी भी एडजेक्टिव नहीं बनते। एडजेक्टिव कभी नहीं बनते हैं, ना ही कभी मेन वर्ब बनते हैं। जैसे हमारे यूज्ड टू, नीड और डेयर बन जा रहे थे ना, क्योंकि ये सेमी मॉडल्स है। प्योर मॉडल सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड होते हैं जो केवल मॉडल की तरह काम करते हैं। अब ये वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, और हो जाएगा आपका ought टू। ये जितने भी आपके वर्ड हैं, ये जितने भी आपका फ्रेज है ना, ought टू आपका क्या है? एक फ्रेज है, ठीक है। ये वर्ड और फ्रेज हमेशा किसकी तरह काम करते हैं? मॉडल की तरह काम करते हैं। ये कभी भी उसकी तरह काम नहीं कर सकते। किसकी तरह? दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरह। इनका काम हमेशा प्योर मॉडल के रूप में होगा। ना ये कभी एडजेक्टिव बनेंगे, ना ये कभी मेन वर्ब बनेंगे। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे मॉडल की तरफ, जो हो जाते हैं हमारे अदर मॉडल्स। अदर मॉडल्स हटा के हम इसका जो नाम है ना, वो लिखते हैं क्वासी मॉडल्स। क्वासी मॉडल्स। क्वासी मॉडल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, अभी हम ये भी जानेंगे कि इनका नाम क्वासी मॉडल्स क्यों पड़ा। इनका नाम क्वासी मॉडल्स क्यों पड़ा? तो क्वासी मॉडल्स में हमारे पहले वो आ जाते हैं वर्ड हैज टू। वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है, क्योंकि दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। हैव टू, हैड टू, हैड बेटर, ठीक है, शुड बेटर, मे एज वेल, और माइट एज वेल। ये सारे आपके फ्रेज हैं, ये सारे आपके क्या हैं? फ्रेज हैं, जो कि क्वासी मॉडल्स कहलाते हैं। अब इन्हें क्वासी मॉडल्स क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ये बात जान लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वासी का मैं आपको कोई वैसा डायरेक्ट कोई नाम बता दूं, क्वासी क्या होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट वैसा कुछ नाम नहीं है। आप इस बात को समझना, क्वासी मॉडल्स हमें इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है ना, इनका स्ट्रक्चर एक मॉडल जैसा नहीं है। मॉडल का स्ट्रक्चर होता है सिंगल वर्ड का, मॉडल का स्ट्रक्चर होता है सिंगल वर्ड का या ज्यादा से ज्यादा दो वर्ड का। जैसे हमारा ought to हो गया और हमारा used to हो गया।
जैसे हमारा ought to हो गया और हमारा used to हो गया। ये जितने भी हमारे वो है ना, ये जितने भी फ्रेज है, इनका जो रूप है, इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे हैज आपका वर्ब होता है, टू आपका इन्फिनिटिव होता है, इनका स्ट्रक्चर मॉडल जैसा नहीं है, लेकिन ये मीनिंग और सेंस किसकी तरह देते हैं, मॉडल की तरह देते हैं, इसलिए इनको क्वासी मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्शियल मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, पार्शियल मॉडल में यूज टू पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, डेयर पढ़ेंगे। उसके बाद प्योर मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद क्वासी मॉडल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्वासी मॉडल्स में सारे पार्ट हम पढ़ेंगे, हैज टू का, हैव टू का, हैड टू का। ठीक है, ऐसे ही माइट एज वेल तक पढ़ते चले जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं पार्शियल मॉडल से। पार्शियल मॉडल से, ठीक है। पार्शियल मॉडल में हमारा सबसे पहले हो जाता है यूज्ड टू। यूज्ड टू के बारे में हमने ये जाना था, या तो ये मॉडल की तरह काम करेगा, या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, जानने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जब हमारा ये फ्रेज यूज्ड टू मॉडल की तरह काम करेगा, तो ये मीनिंग बताएगा, किसको बताएगा, ये आदत को बताएगा। आदत कब की बताएगा, ये पास्ट की आदत को बताएगा। कैसे बताएगा, अभी एग्जांपल समझेंगे। और जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा आदि। आदि कैसा, एडिक्शन वाला, ये इस चीज का आदि है। यह पेंसिल से लिखने का आदि है, यानी ये एडिक्ट है पेन से लिखने का। ठीक है, पेंसिल इसको अच्छी नहीं लगती, एडिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा फ्रेज है यूज टू, ये कब मॉडल की तरह काम कर रहा है, और जब ये मॉडल की तरह काम कर रहा है तो आदत की सेंस दे रहा है या नहीं, और कब ये हमारा एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है तो ये आदि एडिक्शन के बारे में बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखते हैं, ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू गो देयर। अब इस तरह का सेंटेंस हमने टेंस में पढ़ा हुआ है। ही यूज्ड टू गो देयर का हिंदी मीनिंग क्या आता है, ही यूज्ड टू गो देयर का हिंदी मीनिंग आता है कि वह वहां जाया करता था, वह वहां जाया करता था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पास्ट हैबिट की बात हो रही है, कि वह, ये जो ही है, वहां जाया करता था। ही यूज्ड टू गो देयर, यहाँ पे पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। और जब पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, जब पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, तो यूज्ड टू हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। यूज तो हमारा मॉडल हो जाएगा और वो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मॉडल आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तो पहला वाला हेल्प, दो दो वर्ब आते हैं जब एक सेंटेंस में, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि हमारा मॉडल हो गया, और बाद वाला हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है, आपको सारी बातें ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला मेन वर्ब, इस सारी बातों को हम बार बार रिवीजन कर चुके हैं टेंस टॉपिक में और बेसिक्स ऑफ ग्रामर में। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। अगला सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, दे यूज्ड टू प्ले हेयर। दे यूज्ड टू प्ले हेयर, फिर वही पास्ट वाला फॉर्मेट आ रहा है, दे यूज्ड टू प्ले हेयर, वे यहाँ खेला करते थे। यानी पास्ट हैबिट के बारे में बात होगी, कि वे जो है, दे है हमारे, दे क्या करते थे, यहाँ खेला करते थे। पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है। जब पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है, तो यूज्ड टू हमारा किसकी तरह यूज होता है, मॉडल की तरह यूज होता है, और प्ले हमारा बाद वाला वर्ब हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। दे यूज टू प्ले हेयर, वे यहाँ खेला करते थे। यूज टू यहाँ पे किसको बता रहा है, मॉडल को बता रहा है, और प्ले हमारा किसको बता रहा है, मेन वर्ब को बता रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। अब मैं लिखता हूँ, ही इज यूज टू गो देयर, ही इज यूज टू गो देयर। अब यहाँ पे देखना, इस सेंटेंस को समझने से पहले हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। रफ वर्क क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं आई एम
आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं, खुश हूं, आई एम हैप्पी। आई क्या हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। और प्रोनाउन के बारे में ये क्या बता रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारा प्रोनाउन क्या है, हैप्पी है। और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, ही हमारा प्रोनाउन हो जाता है। और प्रोनाउन कैसा है हमारा, कि प्रोनाउन बता रहा है ही जो है ना वो इंटरेस्टेड है किसी चीज में। प्रोनाउन के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो इंटरेस्टेड है। और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। ऐसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, मैं लिखा हूं यहाँ पे ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। यहाँ पे यूज्ड टू का मीनिंग आता है आदि, यानी एडिक्शन का। यानी ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन हमारा कैसा है, एडिक्टेड है, क्या है, आदि है। और प्रोनाउन के बारे में क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हमारे यहाँ पे ही क्या है, एडिक्ट है। तो ही के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि वो एडिक्ट है। प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। अब आ जाते हैं हम इस पे, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। इसमें हम देखेंगे ही हमारा प्रोनाउन हो गया, यूज्ड टू का मतलब क्या हो गया, आदि हो गया। यूज्ड टू का मतलब, एक मिनट रुकना, ये एग्जांपल में थोड़ा एरर हो गया लिखते समय, इसको सही कर देते हैं। ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर हो जाएगा, ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर। अब देखना, ही हमारा प्रोनाउन हो गया, यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू। जैसे होता है ना, ही इज एंग्री, ही इज एंग्री, तो ये एंग्री क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। ऐसे ही इज यूज्ड टू, वह आदि है, एडिक्टेड है, तो यूज्ड टू हमारा क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक बात है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है। सर यूज टू हमारा एडजेक्टिव हो गया, तो गोइंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, नहीं, गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा जीरंड का केस आ जाएगा। सर जीरंड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये जानने की आपको जरूरत नहीं है, ये जानने की जरूरत नहीं है, इस बात को हटा दो। हमें सिर्फ इतना जानना है कि यूज टू हमारा मॉडल की तरह यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। जीरेंड क्या होता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखना, ही इज यूज टू, वह आदि है किस चीज का, गोइंग देयर, वहां जाने का। ही इज यूज टू गोइंग देयर, वह वहां जाने का आदि है। इन चीजों को मिटा देते हैं या रहन देते हैं ना, रफड़। ठीक है, अब ऐसा एक और एग्जांपल लिखते हैं, ही इज यूज्ड टू गोइंग देयर, वह वहां जाने का आदि है। अब एग्जांपल नंबर 4 लिखते हैं एक, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग हेयर, दे आर यूज्ड टू प्लेइंग हेयर। फिर से हम देखेंगे, दे हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, दे हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे दे है ना वो एडिक्ट है, किस चीज के, प्लेइंग हेयर, यहाँ खेलने की क्या है, एडिक्ट है। दे हमारा प्रोनाउन हो गया, और प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो एडिक्ट है, यानी वो क्या है, एडजेक्टिव है। प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सर प्लेइंग यहाँ पे फिर से जीरंड आ जाता है, प्लेइंग हमारा फिर से जीरंड आ जाता है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे नहीं जानना है। ये कट का सिंबल लगाने का मतलब हो जाएगा कि ये जीरंडी नहीं है, क्योंकि ये जीरंड है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। जीरंड के बारे में बात ही नहीं करते ना यहाँ पे, है ना, एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। दे आर यूज टू, यहाँ पे क्या बता रहा है, आदि बता रहा है कि वे क्या है, एडिक्ट है, आदि है यहाँ खेलने के। ठीक है, अब एक नोट पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे आप ये समझ गए कि यूज टू हमारा मॉडल की तरह यूज हो रहा है, तो ये पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। और यूज टू जब हमारा एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो किसको बता रहा है, आदि को बता रहा है, एडिक्शन को बता रहा है। तो ये बात हमारी अच्छे से प्रूफ हो गई है। जब ये मॉडल की तरह यूज हो रहा है तो ये पास्ट की हैबिट को शो कर रहा है, और जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो ये एडिक्शन को शो कर रहा है, यानी कोई किसी चीज का आदि है। नोट पॉइंट में हम ये लिखेंगे कि जब भी हमारा ये यूज टू आदि का मीनिंग देना, इसका मीनिंग दे, आदि का मीनिंग दे, तो इसका फॉर्मेट हम पता कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट हो जाएगा हमारा बी प्लस यूज्ड टू, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस में आईएनजी। समझना यहाँ पे, बी प्लस में यूज्ड टू, और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। बी की फॉर्म क्या क्या होती है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे हम ये बात पढ़ चुके हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में, फिर भी एक बार लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस
एम आर वाज वर, ठीक है। यहाँ पे बी की फॉर्म में ना केवल ये 5 यूज होंगे, इज एम आर वाज वर। यहाँ पे बी का फॉर्म यूज नहीं होगा, यहाँ पे ना तो बी यूज होगा, ना तो यहाँ पे बीन यूज होगा। आगे समझ में, यहाँ पे बी की फॉर्म में सिर्फ ये 5 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होंगे, जो कि हो जाएंगे हमारे इज एम आर वाज और वर, ठीक है। ध्यान रखना, यूज टू का जब भी मीनिंग आए आदि, तो उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका फॉर्मेट हो जाएगा बी प्लस यूज टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद में आईएनजी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो आप देखेंगे यूज टू किसका मीनिंग दे रहा है, यूज टू किसका मीनिंग दे रहा है, आदि का, कि वे एडिक्ट है यहाँ खेलने के। जब ये आदि का मीनिंग दे रहा है तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट क्या लिखा है, बी, बी की फॉर्म आर लिखा, यहाँ पे हमने यूज टू लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखा और उसके साथ में आईएनजी लगा दिया। आगे आपको अच्छे समझ में, ठीक है। बी की फॉर्म लिखा, यूज टू लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखा और उसके साथ में आईएनजी लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि यूज टू एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था और उसका मीनिंग आ रहा था आदि। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक छोटा सा ना टेस्ट खेल लेते हैं, टेस्ट, एक छोटा सा टेस्ट जितना भी हमने पढ़ा है। तो टेस्ट में हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस कार इज यूज्ड टू गो या फिर गोइंग देयर, दिस कार इज यूज्ड टू गो या फिर गोइंग देयर। अब मुझे ये बताना आप, यहाँ पे गो का यूज होगा, यहाँ पर गो का यूज होगा या फिर गोइंग का यूज होगा। तो हिंदी में नहीं निकालते हैं, दिस कार इज यूज टू गोइंग देयर, दिस कार इज यूज टू गोइंग देयर। अब देखना, दिस कार हमारा क्या हो गया, दिस कार हमारा, देखो कार हमारा नाउन हो गया, दिस हमारा वैसे डेटरमाइनर हो गया है, ये नाउन फ्रेज हो गया, ये क्या हो गया हमारा, नाउन फ्रेज हो गया। नाउन फ्रेज क्या होता है, ये बात हम बेसिक्स को ग्रामर में जान चुके हैं। नाउन फ्रेज के बारे में बताने वाला कौन है, एडजेक्टिव। नाउन फ्रेज के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव, कि वो कार एडिक्ट है वहां जाने की। अब आप इस बात को सोचो, क्या कार एडिक्ट हो सकती है वहां जाने की, कार को हम चलाएंगे वो जल्दी तो चलेगी। ये पता है बिल्कुल नॉनसेंस वाली सेंस दे रहा है कि वो कार वहां जाने की एडिक्ट है, वो कार वहां जाने की एडिक्ट है। तो यानी हमें ये समझ में आ गया, हमें ये समझ में आ गया, ये जो यूज्ड टू है ना यहाँ पे, ये आदि यानी एडिक्शन का मीनिंग तो नहीं दे रहा है। यहाँ पे कार एडिक्ट नहीं है, इस कार का यूज किया जाता है वहां जाने के लिए, इस कार का यूज किया जाता है वहां जाने के लिए। यहाँ पे आपका यूज अलग हो जाता है और टू आपका अलग हो जाता है, यूज आपका अलग हो जाता है और टू आपका अलग हो जाता है। दिस कार इज यूज्ड, यहाँ पे मीनिंग आएगा इस कार का इस्तेमाल किया जाता है, टू गो देयर वहां जाने के लिए। टू के बाद किसका यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। ध्यान रखना यहाँ पे टू हम अलग से पढ़ रहे हैं, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। यहाँ पे यूज टू आपका एक साथ नहीं है। कॉन्सेप्ट, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अब एक बढ़िया सी कंक्लूजन की अगर बात करें यहाँ पे, सब कुछ हटा के, तो हिंदी में नहीं निकालना, दिस कार इज यूज्ड टू गो या गोइंग देयर, दिस कार इज यूज्ड टू गो या फिर गोइंग देयर। अब आप बताना, कार एडिक्ट हो सकती है क्या, क्या यहाँ पे यूज टू का मीनिंग एडिक्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं आ रहा, कार कैसे एडिक्ट हो सकती है कहीं जाने की, यानी इस कार का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी ये दूसरा मीनिंग दे रहा है, जब दूसरा मीनिंग दे रहा है तो गोइंग हमारा तो कैंसिल हो गया और जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन वाली बात ये, कार आपकी एडिक्ट नहीं हो सकती। दूसरा एक क्वेश्चन लिखते हैं, सी इज यूज्ड टू प्ले या फिर प्ले टेनिस, सी इज यूज टू प्ले या फिर प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे मीनिंग निकालना, अब यहाँ पे सेंस लिखाना, सी हमारा प्रोनाउन हो जाएगा और यूज टू का अब मीनिंग देखना है, क्या ये एडिक्शन की मीनिंग दे रहा है। सी इज यूज टू प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेलने की आदी थी, चलो वो टेनिस खेलने की आदी है, उसको एडिक्शन है टेनिस खेलने की। अब यहाँ पे देखना, इस यूज टू का मीनिंग आ रहा है क्या, यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यानी सी इज यूज टू प्लेइंग टेनिस, यानी सी का इस्तेमाल किया जाता है टेनिस खेलने के लिए। ऐसा कोई सेंस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। यहाँ पे सेंस आ रहा है
कि वो जो है सी है, हमारी आदि है वो टेनिस खेलने की। और जब हमारी आदि का सेंस आता है, यूज टू का मीनिंग जब आदि का आता है, तो वहां पे हम प्लेइंग टिक करते हैं, प्ले को काट देते हैं। ठीक है, आगे समझ में, अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं दिस बॉल इज यूज्ड टू प्ले या फिर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे हम लोग। दिस बॉल, यूज टू का क्या मीनिंग आ रहा है? इस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है कि ये बॉल एडिक्ट है। तो आप बोलोगे सर बॉल एडिक्ट कैसे हो सकती है क्रिकेट खेलने की? बॉल एडिक्ट थोड़ी होगी। बॉल का तो हम इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल करने का आपका मीनिंग आ रहा है, तो प्लेइंग वाला तो आपका कट गया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। जब आपका यूज टू मॉडल की तरह यूज होता है और उसका मीनिंग एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और उसका मीनिंग आदि आता है, तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? प्लेइंग लगाते हैं। आगे समझ में? तो टेस्ट भी होता है आपका कंप्लीट। और यहाँ पे हम अपने पार्शियल मॉडल में यूज टू का यूज फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, यूज्ड टू का यूज फिनिश कर चुके हैं। अब हमें दूसरे पार्शियल मॉडल सेमी मॉडल की तरफ पढ़ना है, जो कि हो जाएगा हमारा नीड, जो कि हो जाएगा हमारा नीड। तो दूसरा नंबर डालते हैं हम नीड का। नीड जो है हमारा, हमने पीछे ही पढ़ा था वैसे तो। नीड जो है हमारा, वो एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करता है, और एक सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेगा, नहीं तो वो मॉडल की तरह काम करेगा। या तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, या तो वो मेन वर्ब की तरह, वो मॉडल की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे पहला पार्ट, जब हमारा नीड मेन वर्ब की तरह काम करता है, जब हमारा नीड मेन वर्ब की तरह काम कर जाता है करता है, तो हम किस में चले जाते हैं? टेंस में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? टेंस में चले जाते हैं। कैसे? देखना, प्ले, प्लेड और प्लेड। ऐसी आपकी नीड की फॉर्म बन रही है, नीड, नीडेड और नीडेड। अब हम क्या करेंगे? किस में चले गए हम? टेंस में चलेंगे। अब हम पता है क्या करेंगे? नीड जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तो इसका पॉजिटिव का फॉर्मेट कैसा होगा, इसका नेगेटिव का फॉर्मेट कैसा होगा, इसका यस नो का फॉर्मेट कैसा होगा? सर ऐसे पढ़ेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट का पढ़ेंगे, पास्ट का पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर का पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रेजेंट का यूज होता है। पास्ट और फ्यूचर अगर आएंगे भी ना, तो हम ये प्रेजेंट वाला कुछ इस तरीके से इतने डिटेल में पढ़ेंगे, आप पास्ट और फ्यूचर के क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे, पास्ट और फ्यूचर के भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अगर आपको भी बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम किस में चले गए? टेंस में। अब हम टेंस के ना जितने भी स्ट्रक्चर हमने सीखे थे ना, पॉजिटिव का बनाना, नेगेटिव का बनाना, यस नो का बनाना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट ना एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में लिखेंगे? एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे हम अब ऐसे नहीं करेंगे सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम टेंस में फॉर्मेट पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना, टेंस का टेंस के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे। तो अब देखना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही नीड्स टू स्टडी। अब यहाँ पे जब आपका नीड मेन वर्ब की तरह यूज होता है ना, तो बातें किसकी तरह चलती है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। टेंस लिख देते हैं एंड अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट का क्या मतलब है? देखना यहाँ पे, ही हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। नीड हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा, जो कि प्लूरल है। उसमें हमने एस लगा दिया, उसका उसमें हमने इसका क्या लगा दिया? एस लगा दिया, इसको सिंगुलर बनाने के लिए। अब आप देखेंगे, नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। नीड यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और जब मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे, टेंस के थ्रू चलेंगे। ये हमारा सिंगुलर था, तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया। अगर यहाँ पे दे होता, तो हम यहाँ पे एस हटा देते। अब दूसरा बनाते हैं नेगेटिव के लिए, ही डज नॉट
हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की। ही डज नॉट नीड टू स्टडी, ही डज नॉट नीड टू स्टडी। यहाँ पे हम देखेंगे टू डज, टू डज के बाद में या डिड के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, इसलिए हम क्या चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहे हैं। नीड जब भी हमारा मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए लिखेंगे, डज को बाहर निकाल देंगे, हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे और लिखेंगे सेम। नोट को हटा देंगे क्योंकि हम पॉजिटिव वाला पार्ट बना रहे हैं, तो लिख देंगे नीड टू स्टडी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। चौथा, अब हम यस नो क्वेश्चन का नेगेटिव पार्ट बनाएंगे, तो नेगेटिव पार्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ नोट ऐड करना होता है। अब नोट हम कहाँ लगाएंगे, तो देखते हैं। डज ही, मेन वर्ब से पहले हम हमेशा लगाते हैं नोट, या फिर वर्ब कंपाउंड से, मेन वर्ब से पहले या वर्ब कंपाउंड से पहले लगाएंगे नोट। यहाँ पे कोई वर्ब कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे आपका एक सिर्फ एक वर्ब है जो कि है नीड, नीड से पहले लगा देंगे नोट नीड टू स्टडी। पांचवा, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे वाई। अब हमें इसका क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद ये वाला जो पार्ट है ना हमारा यस नो का पॉजिटिव वाला, वो सेम उतार देते हैं। ये सारी बात डिटेल में हम टेंस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वाई डज ही नीड टू स्टडी, वाई डज ही नीड टू स्टडी। छठा, नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले लगा देंगे नोट, तो लिखेंगे वाई डज ही नॉट नीड टू स्टडी। अब क्या करते हैं, इसकी हिंदी मीनिंग निकालते हैं। ही नीड्स टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत है। ही डज नॉट नीड टू स्टडी, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डज ही नीड टू स्टडी, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है। डज ही नॉट नीड टू स्टडी, क्या उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाई डज ही नीड टू स्टडी, उसे पढ़ने की क्यों जरूरत है। वाई डज ही नॉट नीड टू स्टडी, उसे पढ़ने की क्यों जरूरत नहीं है, ठीक है। अब फिर से थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम यहाँ पे चल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चल रहे हैं। डज के बाद में आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। डज के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नीड का यूज कर रहे हैं, डज के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं। डाउट आपका क्या आ सकता है, पहले से मिटा देते हैं यहाँ से। डाउट वाली बात आपकी ये आ सकती है, सर ये जो वर्ब है ना हमारा स्टडी, वर्ब है जो हमारा स्टडी, इसकी भी तो फॉर्म बनती है स्टडीड और स्टडीड। सर यहाँ पे तो तीन वर्ब हो गई ना, देखना यहाँ पे, यहाँ पे तो तीन वर्ब हो गई। पहला हमारा डज, दूसरा हमारा नीड, तीसरा हमारा स्टडी। स्टडी, और हमने क्या पढ़ा था सर टेंस में, स्टडी हमारा सबसे लास्ट वाला मेन वर्ब, पहले वाले दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, पहले वाले दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। ये सेम बात हमने किस में पढ़ी थी, बताओ बताओ किसमें पढ़ी थी। ये सारी बातें हमने टेंस टॉपिक में पढ़ी थी, लेकिन मॉडल टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, जब मॉडल टॉपिक पढ़ते हैं तो ये बात ध्यान रखना, ये जो टू स्टडी है, ये जो आपका टू स्टडी है ना, ये इंफिनिटिव का केस बन जाता है, इंफिनिटिव का केस बन जाता है, जो कि वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे और उसका यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस सेंटेंस में ही नीड्स टू स्टडी में नीड आपका क्या है, मेन वर्ब है, नीड आपका मेन वर्ब है, नीड आपका मेन वर्ब है। ऐसे यहाँ पे नीड और यहाँ पे नीड और यहाँ पे नीड आपका क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, मेन वर्ब है। और इसके बाद में ये जो है ना आपका टू स्टडी, ये आपका इन्फिनेटिव का केस है। किसका केस है, इन्फिनेटिव का केस है, जो हम वर्ब टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसका कुछ लेना देना नहीं है। याद रखने वाली बात यहाँ पर ये है, मेन जो आपका जो नीड है ना यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आगे समझ में, अब किस तरीके से हमारे टेंस में फॉर्मेट बनते हैं इस वर्ब नीड को लेके, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस बात को भी यहाँ से हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे हम, अभी पता है मैं इस बात को दोबारा पढ़ाऊंगा,
इस चीज को मॉडल से रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो अब आ जाते हैं, जब हमारा नीड मॉडल की तरह यूज होता है, किसकी तरह यूज होता है, मॉडल की तरह यूज होता है। जब ये मॉडल की तरह यूज होता है तो ध्यान रखेंगे ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। किसमें यूज नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस में। पहला सेंटेंस लिखते हैं हम पॉजिटिव वाला, वैसे तो यूज नहीं होता है, फिर भी लिखेंगे। देखो, ही नीड स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत है। हिंदी मीनिंग तो ये आ रहा है, लेकिन ग्रामर की लैंग्वेज में से गलत माना जाता है कि ये कोई सेंटेंस ही नहीं होता है। नीड को आप ऐसे नहीं बना सकते, आप इसे लिखेंगे ही नीड्स टू स्टडी। आप नीड को मेन वर्ब बनाएंगे, ना कि मॉडल। नीड को आप मेन वर्ब बनाएंगे, ना कि मॉडल। आगे इस चीज को देखते जाना पेशेंस से। अभी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि नीड हमारा मेन वर्ब कब है और नीड हमारा मॉडल कब है। डिफरेंस क्रिएट करना बताऊंगा, और बढ़िया बढ़िया बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में हमारे। अब बनाएंगे नेगेटिव वाला, तो लिखेंगे ही नीड नॉट स्टडी, ही नीड नॉट स्टडी। तीसरा, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हम इस मॉडल, मॉडल है ना हमारा, ये मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बाहर लेके आ जाएंगे। नीड ही स्टडी, नोट को क्यों हटा दिया, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला बनाना है। चौथा, नीड ही, यस नो का नेगेटिव वाला बनाने के लिए नीड ही नॉट स्टडी। मेन वर्ब से पहले हमारा क्या लगा दिया, मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए। पांचवा, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड लिखने के बाद यस नो का सेम पार्ट उतार देंगे। वाई नीड ही स्टडी, क्वेश्चन मार्क। छठा, वाई नीड, नेगेटिव बनाने के लिए पहले ही और मेन वर्ड से पहले क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे इसका नेगेटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखना, पहली बात, ही नीड स्टडी। पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में यदि हम नीड का प्रयोग मॉडल की तरह करते हैं तो ग्रामर की लैंग्वेज में गलत माना जाता है। इसके बारे में तो यहाँ बात ही नहीं करनी, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बात ही नहीं करनी। बात करनी है इसके बारे में 2 नंबर से लेके 6 नंबर तक। ही नीड नॉट स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 वर्ब आ रही है, यहाँ पे टू के साथ स्टडी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आपका सिंपल स्टडी आ रहा है। यहाँ पे इंफिनिटिव का कोई केस नहीं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंफिनिटिव का कोई केस नहीं है, वर्ब का कोई केस नहीं है। नीड आपका एक वर्ब हो गया, स्टडी आपका दूसरा वर्ब हो गया। पहला वाला हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल हो गया, बाद वाला हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ऐसी नीड आपका मॉडल है ना, यहाँ पे नीड आपका किसकी तरह वर्क कर रहा है, मॉडल की तरह। मॉडल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल को लेके आ गए बाहर, ठीक है, मॉडल को लेके आ गए बाहर। अब नीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी हमारा मेन वर्ब है, और नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया है, ठीक है। नेगेटिव वर्ब बनाने के लिए मेन वर्ब पहले, मेन वर्ब से पहले नोट लगा दिया। स्टडी यहाँ पे हमारा क्या है, मेन वर्ब है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ये हमारा मॉडल है और ये हमारा मेन वर्ब है। नीड हमारा मॉडल है यानी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब देखेंगे वाई, हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यू एच वर्ड कभी भी आता है तो डब्ल्यू एच वर्ड आपका कभी भी आता है तो अपने स्टार्टिंग में क्या लेता है, अपने बाद क्या लेता है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, मॉडल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका मेन वर्ब भी आ रहा है। यहाँ पे फिर से देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमारा सीधा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हाँ सर, नीड मॉडल है, मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आ रहा है। सर हमें इसका नेगेटिव बनाना था तो नोट लगा दिया हमने स्टडी यानी मेन वर्ब से पहले, क्या लगा दिया, मेन वर्ब से पहले। अब आप यहाँ पे देखना, इसकी हिंदी मीनिंग निकालना। ही नीड नॉट स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नीड ही स्टडी, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है। नीड ही नॉट स्टडी, क्या उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाई नीड ही स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत क्यों है। वाई नीड ही नॉट स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है। आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो आपके 5 सेंटेंस है और यहाँ के जो आपके 5 सेंटेंस है, इनका मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इनका मीनिंग क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सर मीनिंग सेम आ रहा तो अलग अलग क्यों बनाया, क्या दिक्कत आ रही थी, इतना क्यों पढ़ाया हमें। तो देखो मेरे भाई,
यहाँ पे नीड आपका किसकी तरह यूज हो रहा है, मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे नीड आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे नीड आपका मॉडल की तरह यूज हो रहा है। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आपका नीड हेल्प मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पे आपका मॉडल की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। आगे समझ में, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आ रहा है तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में या तो मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब है, नहीं तो वो क्या है, हमारा मेन वर्ब है। आगे समझ में। अब क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी। ठीक है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये जो है ना, सेंटेंस को देख के, सेंटेंस की शक्ल देख के आपको बस ये पता आना चाहिए, ये आपको पता लगाना आना चाहिए कि ये नीड हमारा मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब मॉडल है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, कंक्लूजन की बात बता दूं, एक सेंटेंस को देख के आपको बस इतना पता लगाना है, एक सेंटेंस को देख के जिसके अंदर नीड का यूज हो रहा है, आपको बस ये पता लगाना है क्या वो मॉडल की तरह यूज हो रहा है या फिर वो मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, और इसी बेस पे आपके एग्जाम में एरर आते हैं। अब मैं आपके सामने एक एग्जाम का एरर लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने पोज करके दो एग्जाम्पल लिखे थे आपके लिए, बढ़िया बढ़िया। सी डज नॉट गो देयर, सी डज नॉट नीड गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है। एरर कहाँ पे आ रहा है देखना, डज आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, नीड आ गया। टू डज डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है, ये बात ठीक है। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। टू डज डिड का प्रयोग हो रहा है और उसके बाद में जो आपका वर्ब आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। और जब हमारा नीड फर्स्ट फॉर्म, नीड जब हमारा मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो उसके साथ में हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इसके साथ में किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे टू क्या था, मिसिंग था। ऐसे यहाँ पे देखते हैं, वाई नीड ही टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत क्यों है, वाई नीड ही टू स्टडी, उसे पढ़ने की जरूरत क्यों है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वाई के तुरंत बाद, डब्ल्यू एच वर्ड के हमें तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सर चलो, नीड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो यानी ये पक्का क्या है, मॉडल। और हमने क्या पढ़ा है, मॉडल जब भी आएगा तो अपने बाद में क्या लेगा, वर्ब लेगा, सीधा क्या लेगा, वर्ब लेगा। कौन सा वर्ब लेगा, मेन वर्ब लेगा। मॉडल अपने तुरंत बाद क्या लेगा, मेन वर्ब लेगा। चलो सर ये सब्जेक्ट है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रेपोजिशन बीच में क्या कर रहा है, लेकिन ये प्रेपोजिशन टू बीच में क्या कर रहा है, तो इस पे यहाँ किसकी जरूरत, इसमें यहाँ पे किस चीज की गड़बड़ थी, तो यहाँ पे टू नहीं आना था और यहाँ पे टू आना था। अब इस बात को ना मैं आपके लिए और आसान कर देता हूँ, एक की पॉइंट लिख के हम क्या करेंगे, एक की पॉइंट लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये जो हमने इतना पढ़ा है ना, ये इतना पढ़ा है, ये इतना पढ़ा है, देखो वैसे तो मैंने आपको इस बात को डिटेल में समझाया है और आपको समझ में आना भी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि ये की पॉइंट आया कहाँ से। अगर मैं आपको सीधा लिखवा दूंगा ना कि भाई ये की पॉइंट है, अगर यहाँ पे ऐसा यूज होता है तो ऐसे कर लेना, ऐसा यूज होता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि ये चीजें इवोल्व कहाँ से हुई है। जिस तरह से हमने पढ़ा ना कि मॉडल हमारा कैसे बना है, वर्ब से हमारे दो टाइप बने, उस टाइप में हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप बने, उसमें हमारा मॉडल आ रहा था। ऐसी चीजें इवोल्व कहाँ से हो रही है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे समझ में, तो की पॉइंट ये है, नीड जो है आपका, जब भी हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा तो ये अपने बाद में टू लेगा। वहीं दूसरी तरफ नीड जब हमारा मॉडल की तरह काम करेगा तो ये अपने बाद में टू नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना आप, नीड हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है तो हर जगह आप देखेंगे टू का यूज हो रहा है, 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 और यहाँ पे भी टू का यूज हो रहा है। आगे नीड जब हमारा मॉडल की तरह यूज हो रहा था यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ पे हम टू का यूज नहीं करेंगे। की पॉइंट की बात यहाँ पे ये है, कॉन्सेप्ट से देखोगे ना आप, ये इन्फिनिटिव था यहाँ पे, ये क्या था यहाँ पे, इन्फिनिटिव था, इसलिए ये टू का यूज हुआ है। इन्फिनिटिव था, ये वर्ब की बात है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना समझाने वाली बात थी मैं समझा चुका हूँ, आप समझ चुके हैं। और अब आपको क्या याद रखना है, रिवीजन करेंगे तो आप ये पूरा पढ़ने मत बैठना, पूरा पढ़ने मत बैठना, आप बस इसका रिवीजन करना। नीड जब भी आपका मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो वो अपने साथ में टू लेगा,
नीड जब भी हमारा मॉडल की तरह यूज होगा तो अपने बाद में टू नहीं लेगा। ठीक है। अब नीड हमारा मेन वर्ब की तरह कैसे यूज हो रहा है, मतलब नीड हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है या मॉडल की तरह यूज हो रहा है, इस बात का डिफरेंस हम इन सेंटेंसेस में, यहाँ 6 सेंटेंस और यहाँ 6 सेंटेंस में हम देख चुके हैं कि नीड हमें कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल की तरह यूज हो रहा है या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखना, नीड हमारा मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा था और मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा था तो यहाँ टू आया। नीड हमारा मॉडल की तरह यूज हो रहा था तो यहाँ पे टू को हमने क्या कह दिया, गलत, कि मॉडल के बाद में, मॉडल नीड के बाद में हमारा टू नहीं आएगा। ठीक है। अब कल क्या करेंगे ना, इसके बेस पे मैं आपके पास लगभग 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, टाइप करके इसमें स्लाइड्स में 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट यानी डेयर पे पढ़ेंगे, जो कि हमारा पार्शियल मॉडल का लास्ट पार्ट होगा, डेयर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से जड़ से क्लियर हो रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो एक कमेंट करके जरूर जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।